हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ ये भी मैंने रेडिट से ली गई है। ये स्टोरी का शीर्षक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, जिसे आपको वीडियो टाइटल से पता चल ही गया हो। ऐसे कैसे हो सकता है कि ऐसे कोई टाइटल के अक्रॉस हम आए और स्टोरी ना पढ़े। तो स्टोरी शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ये स्टोरी मैं फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव में सुनाऊँगा, जैसे कि ये सब घटनाएँ मेरे साथ हो रही है। और स्टोरी शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। प्लीज़ ये स्टोरी पब्लिक में ना पढ़े और ना ही किसी बड़े स्क्रीन वाले डिवाइसेस पे, जैसे कि कंप्यूटर या आईपैड। अगर आप अकेले रहते हैं तो आपकी पीठ कोई बड़े कमरे की तरफ फेस करते हुए ना बैठे ये स्टोरी पढ़ने के वक्त। अगर कोई एंटिटी बहुत शातिर हो और बहुत तेज़ हो तो वो आप जिस कमरे में हैं उसी कमरे में हो सकती है और किसी विंडो से या किसी फर्नीचर से आप पे नज़र रख सकती है। आइडियली ये स्टोरी आपके फ़ोन पर पढ़िए, आपके पीठ के बल लेट के, और ध्यान रखिए कि ये फ़ोन और आपके चेहरे के बीच का डिस्टेंस 6 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हो सकता है वो फर्नीचर या विंडो से आपके फ़ोन में झांक रहे हो। और हाँ, कमरे की लाइट्स ऑन रखिए, जिससे उन्हें थोड़ी दिक्कत होगी आपके पास आने में। सोचिए कि क्या कुछ देर पहले आपने कोई अजीब सी आवाज़ सुनी हो, जैसे फर्श पर किसी का चलना या डोर पर किसी का नॉक होना या डोर का खुलना या बंद होना या फर्नीचर से किसी का टकराना। अगर आपने ऐसे कोई आवाज़ सुनी हो तो ये स्टोरी सुनना या पढ़ना तुरंत बंद कर दीजिए। इसकी बहुत संभावना है कि आप अकेले नहीं हैं। अगर आप ये सब कंडीशंस सेटिस्फाई कर रहे हैं तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। मैं ऑकलैंड में रहता हूँ, जो न्यूजीलैंड का एक शहर है। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड यूनिवर्सिटी डॉम में रहते हैं और हमारे साथ हमारे सारे दोस्त भी रहते हैं सेम बिल्डिंग में। हमारा यूनिवर्सिटी डॉम बहुत बड़ा है और यहाँ पे आवाज़ें गूंजती रहती है उन स्टूडेंट्स की जो हमेशा नशे में धुत होते हैं और आवाज़ करते हैं, और उनकी भी जो पार्टी गेस्ट होते हैं। मुझे शुरुआत में इन सब से बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया मुझे इन सब की आदत हो गई। वैसे लास्ट वीक हमारा ओरिएंटेशन था, तो मैंने सोचा चलो चलते हैं रात को कहीं क्लब पर। मुझे बाकी जगह पे तो नहीं पता, लेकिन यहाँ क्लब के टाइम का माहौल क्रिसमस के जैसा रहता है। यहाँ पे क्लब्स ओरिएंटेशन के टाइम भरे हुए रहते हैं। तो मैंने मेरा विचार मेरे फ्रेंड सर्कल के ग्रुप में डाल दिया। मेरे फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा कोई रिप्लाई नहीं करता, लेकिन हाँ, मैं मेरे 2 दोस्तों पर हमेशा निर्भर रह सकता था कि वो मेरे साथ ज़रूर चलेंगे। उनका नाम था ईथन और आंद्रे। तो हमने डिसाइड किया कि हम शेफायर नाम के एक क्लब में जाएंगे। मुझे ये क्लब में जाने की तो वैसे ज़्यादा कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि ये क्लब हमेशा भरा हुआ रहता था और यहाँ पे बैठने की भी कोई जगह नहीं थी। लेकिन आंद्रे ने इस क्लब में जाने की ज़िद की, तो मैंने भी आखिर में हामी भरकर इस क्लब में जाने का पक्का किया और हमारे साथ ईथन भी आ गया। क्लब के अंदर घुसते वक्त तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब मैं घुस रहा था तब मैंने देखा कि कोई तो ऐसी चीज़ मेरे आंखों के सामने से बहुत तेज़ रफ्तार से गई। मैंने क्लब के एंट्रेंस पे खड़े हुए बाउंसर्स की तरफ देखा। उनके चेहरे पर ऐसे कोई हाव भाव नहीं थे कि जैसे उन्होंने कुछ अजीब सा देखा हो। तो मैंने सोचा ये मेरा वहम हो सकता है, और ये सोचकर मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। क्लब के अंदर जाते ही आंद्रे तो डांस फ्लोर पे चला गया डांस करने, और मैं और ईथन बार पे चले गए ड्रिंक्स पीने। ईथन ने कुछ बियर्स ऑर्डर किए और मैंने येगर बॉम्ब नाम की एक ड्रिंक ऑर्डर की। जब मैं बारटेंडर को पेमेंट कर रहा था तब पीछे से ईथन बोला, क्या वो इंसान हमें घूर रहा है? मैंने उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि सिर्फ एक रेड बुल और एक येगर बॉम्ब का $12 कैसे हो सकता है। और जब मैं ये सब सोच रहा था तब मैंने बियर की बोतल टूटने की आवाज़ सुनी। मैं नीचे मुड़कर देखा तो मेरे पैर के पास ही बोतल टूटी हुई थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, ईथन गायब था। मैंने सोचा ईथन ने इतना पिया तो नहीं था कि उसने बोतल गिरा दी, क्या कोई उसे टकराया था? इन सब के बीच बारटेंडर मुझे बोली, क्या आपने वो देखा? मैंने बोला, क्या? उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। उसने कहा कि आपके दोस्त से कोई तो टकराया था। मैंने फिर से पीछे मुड़कर देखा
ईथन फिर भी नहीं दिख रहा था मुझे लगा कि ईथन आंद्रे के साथ डांस कर रहा होगा। और जब मैंने मेरा ध्यान फिर से बारटेंडर की ओर आकर्षित करने सोचा, तब मैंने नोटिस किया कि बारटेंडर भी गायब हो चुकी थी। मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरे पीछे और भी कस्टमर्स थे और बार में कस्टमर्स को अटेंड करने के लिए वो एक ही बारटेंडर थी। ये जो कुछ भी हो रहा था बहुत अजीब हो रहा था। मैं बहुत डर गया था। मैं जल्दी आंद्रे को ढूंढने लगा, इसी उम्मीद में कि ईथन उसके साथ हो। और आखिर में मुझे आंद्रे मिल गया। वो तो अपनी ही दुनिया में मस्त था। उसका ध्यान सिर्फ डीजे, लड़कियां और डांस करने पे था। लेकिन उसी वक्त मुझे आंद्रे के पीछे खड़ी हुई एक चीज़ दिखी, जो कि शायद सिर्फ मुझे दिख रही थी। वो चीज़ कैसी दिख रही थी वो मैं आपको भी नहीं बता सकता। वो क्यों, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन मेरा यकीन कीजिए, वो चीज़ इंसान नहीं थी, लेकिन फिर भी इंसान थी। मेरा मतलब ये है कि वो चीज़ भीड़ भाड़ में आसानी से घुल मिल सकती थी। उस चीज़ को देखकर मैं आंद्रे को इशारा करने वाला था कि भागो यहाँ से, लेकिन भगवान का शुक्र है मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जब वो चीज़ या क्रीचर जो भी थी वो उसने मेरी तरफ देखा तो मुझे सब कुछ समझ में आ गया। जब ईथन ने कहा कि कोई हमें देख रहा है, तब वो गायब हो गया था। जब वो बारटेंडर ने कहा कि ईथन से कोई तो चीज़ टकराई थी, ये बोलने के बाद वो भी गायब हो गई। लेकिन बाकी सब लोग जो भी ये चीज़ के इर्द गिर्द अपने काम से काम रख रहे थे, उन्हें कुछ नहीं हो रहा था। इसका मतलब ये था कि जो भी उस चीज़ की प्रेजेंस दूसरों को फील करवाने की कोशिश करेगा, वो गायब हो जाएगा। वो चीज़ जैसे ही मुझे देख रही थी, वो क्रीचर के चेहरे के भयंकर विशेषताएं आँखों में हमेशा के लिए स्थित हो गए। मैंने शांति से मेरे पॉकेट से फ़ोन निकाला और मेरी गर्लफ्रेंड को मैसेज करने लगा, मैं घर आ रहा हूँ, सारे खिड़की दरवाजे बंद करके रखना और मुझे मैसेज मत करना, मैं घर आने पर सब कुछ बताता हूँ। मैं घर जाने के लिए पीछे मुड़ा और क्लब से बाहर निकलने लगा। जैसे जैसे मैं बाहर निकल रहा था, मैं किसी भी चीज़ पर रिएक्ट नहीं कर रहा था। मुझे साइड डोर खुलने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन उस पर भी मैंने रिएक्ट नहीं किया। मुझे पीछे से किसी के फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। लेकिन उसी वक्त पीछे से आंद्रे की आवाज़ आई। उसने कहा, कोड़ी कहाँ जा रहे हो तुम? मैंने प्रार्थना की कि शायद ये जो भी क्रीचर है ये छुप गया हो, ताकि ये आंद्रे को ना दिखे और वो मुझे इस क्रीचर की प्रेजेंस ना फील करवाए। लेकिन फिर आंद्रे बोला, ये तुम्हारे साथ कौन है? यही थे वो आखिरी शब्द जो मैंने आंद्रे की ज़ुबान से सुने। मैं जल्दी क्लब के बाहर निकलने लगा। मुझे रोना था, लेकिन मैं अभी रो नहीं सकता था, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं इस क्रीचर की प्रेजेंस कंफर्म करता और जो बाकी लोगों के साथ हुआ है वो मेरे साथ भी होता। मुझे ये भी पता नहीं था कि इस क्रीचर को मेरे साथ घर लेके जाना भी समझदारी भरा काम है या नहीं, लेकिन अभी मुझे किसी की चिंता नहीं थी। मुझे बस घर जाकर मेरे बेड पर चादर के अंदर लपेटकर सोना था, ताकि ये क्रीचर मुझे बहरा या पागल समझे और मुझे अकेला छोड़ दे। मैं मेरे घर पहुंचा, गेट अनलॉक किया और एलिवेटर के अंदर गया। वो क्रीचर मेरे साथ एलिवेटर में आ गया। पूरे एलिवेटर के सफ़र में वो मुझे ऊपर से घूर कर देख रहा था। शायद वो सोच रहा था कि मैंने उसकी प्रेजेंस अभी तक कैसे नोटिस नहीं की। एलिवेटर के बाहर जाते ही मैं मेरे अपार्टमेंट डोर में गया और डोर पर नॉक किया। नॉक करते ही मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरा नाम पुकारा। नाम पुकारते ही वो क्रीचर गायब हो गया और अविश्वसनीय स्पीड में जाकर हॉलवे में एक डस्टबिन के पीछे जाकर छुप गया। उसी वक्त मेरी गर्लफ्रेंड ने दरवाज़ा खोला। उसके चेहरे पर एक डर दिख रहा था। शायद वो डर मेरे टेक्स्ट मैसेज के कारण था। जैसे ही मैं घर के अंदर घुसा, तब मेरी गर्लफ्रेंड का चेहरा मेरी तरफ था और पीठ विंडो की तरफ थी। तब मैंने देखा कि विंडो पे एक क्रीचर अपना चेहरा दबाए हुए मुझे देख रहा था, लेकिन कुछ चीज़ तो अलग थी। उसकी चेहरे की विशेषताएं वो क्रीचर से नहीं मिलती जुलती थी जो मुझे पहले फॉलो कर रहा था। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने हॉलवे का दरवाज़ा खुलते हुए अभी तक नहीं सुना था और हम 6th फ्लोर पे थे। ये क्रीचर जो हमें विंडो से देख रहा था वो कोई दूसरा ही क्रीचर था। जैसे मेरी गर्लफ्रेंड
अपना चेहरा विंडो की तरफ मुड़ती वो गायब हो जाता, और फिर से तब वो अपना चेहरा मेरी तरफ मुड़ती वो आ जाता, और इसी तरह वो अपना चेहरा छुपाने में और दिखाने में टॉगल करता रहता बहुत स्मूथली। मुझे इस बात की चिंता थी कि वो मेरी गर्लफ्रेंड को कितने देर से देख रहा था। क्या पूरी रात वो उसे देख रहा था या पूरे हफ्ते? मैंने मेरी गर्लफ्रेंड को कोने में लेके जाकर वो सब कुछ बताया जो मेरे साथ अभी तक हुआ था। हाँ, लेकिन बताने से पहले मैंने उसे ये ज़रूर कहा कि जो भी मैं उसे बताऊंगा ये सुनकर उसे बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना है और बिल्कुल नेचुरली एक्ट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर उसके बाद मैंने उसे वो क्रीचर के डिटेल बताए कि वो कैसे दिखता था। हो सकता है मैं जो भी कर रहा था वो बहुत ही बेवकूफ़ी वाला काम था, लेकिन मैं मेरी ज़िंदगी में कभी इतना स्ट्रेस्ड और कंफ्यूज नहीं था, और मुझे बस किसी से बात करके ये सब घटनाएं बतानी थी। उसने मेरी बातें शांति से सुनी, और मेरी बात सुनने के बाद उसके आंखों से आंसू की एक बूंद गिरी। वो उठकर कबर्ड के पास गई और कुछ ढूंढने लगी। मुझे लगा क्या उसने विश्वास भी किया मैंने जो उसे कहा, या वो जैसे मैंने उसे पहले कहा नेचुरली एक्ट करने को वैसे ही नेचुरली एक्ट कर रही है। लेकिन फिर उसने कबर्ड से ढूंढकर एक ड्राइंग निकाली, एक बच्चे की ड्राइंग, उसके बचपन की ड्राइंग। उस ड्राइंग में एक छोटी बच्ची थी और उसके इर्द गिर्द बहुत ही लंबे इनह्यूमन फिगर्स खड़े थे। वो ड्राइंग देख के जैसे ही मैंने मेरी पलक झपकाई, आंखें खुलते ही मेरी गर्लफ्रेंड की लाश मेरे सामने पड़ी हुई थी, और मेरी गर्लफ्रेंड की जगह एक तीसरा ही क्रीचर खड़ा था। उसकी लाश बहुत ही ज़्यादा बुरे हालत में थी। उसके हाथ और पैर बहुत अजीब तरह से मुड़े हुए थे, जैसे टूटी हुई लकड़ियाँ हो, और उसका चेहरा पहचान में ही नहीं आ रहा था। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपको बता दूं कि वो चीज़ कैसे दिखती थी, तो आप अब तक समझ गए होंगे कि मैं आपको नहीं बताने वाला। मैं नहीं चाहता कि कोई भी उस क्रीचर की ड्राइंग बनाए, और मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि किसी को भी वो क्रीचर की ड्राइंग इंटरनेट पर डालने की दुर्बुद्धि मत देना। मैं आपको बता नहीं सकता वो टाइम मुझे क्या महसूस हो रहा था जब मैं वो क्रीचर से फेस टू फेस खड़ा था, लेकिन आगे और बुरा होने वाला था। मैंने खिड़की की ग्लास टूटते हुए सुनी और दरवाज़ा खुलते हुए सुना। वो दोनों क्रीचर जो बाहर थे वो अब मेरे सामने खड़े थे और मुझे ही देख रहे थे, और मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड की मृत लाश को भी। वो सब सिर्फ खड़े होकर मुझे देख रहे थे, मुझे देखते ही जा रहे थे और देखते ही जा रहे थे, जब तक मैं खड़ा हुआ फ्रिज के पास गया और एक बियर निकाल के मेरी चेयर पर आकर बैठ गया और बियर पीने लगा। मुझे पता नहीं मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही थी। मैं मेरी ज़िंदगी के सबसे कठिन पल से गुजर रहा था, लेकिन जब मैं ये कर रहा था तब वो सारे क्रीचर्स गायब हो गए, और उन्हीं के साथ मेरी गर्लफ्रेंड की लाश भी, और कारपेट से सारा खून भी साफ हो चुका था। कुछ दिन बाद मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया गया मेरे खोए हुए दोस्तों के केस के बारे में पूछताछ करने। मैंने उन्हें बहुत कम जानकारी दी। अभी मेरे दोस्त उन लोगों की लिस्ट में जुड़ चुके थे जो इन क्रीचर्स के कारण गायब हुए थे। मैं सोच रहा हूँ वो कितने लोग होंगे जो गायब हुए रहेंगे, और कितने मासूम लोगों पर उनके गायब होने का इल्ज़ाम थोपा होगा वो क्राइम के लिए जो इन मॉन्स्टर्स ने की है। मैं ये पोस्ट इसलिए बनाना चाहता था ताकि मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि वो क्रीचर्स हमसे अब नहीं छुपते। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आप उनके सामने से हर दिन गुजरते हैं। जब आप काम के लिए जाते हैं तो ये आपको देख रहे हैं। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि ये कितने डार्क कॉर्नर्स में छुपे हुए हैं और विंडोज़ के बाहर खड़े हैं या फिर छत पर लटके हुए हैं। अगर आप ये अपने चहेतों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उन्हें सजेस्ट करिए कि ये वो नीचे लेट कर पड़े और फ़ोन अपने चेहरे के बहुत पास रख कर पड़े, क्योंकि अकेले होते हुए भी आप अकेले नहीं हैं। तो गाइस, स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी हो, आप पर्सनल या आपके जान पहचान वालों में किसी की, तो प्लीज़ नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे भेजें। मैं इन स्टोरीज़ को अच्छी तरह से नरेट करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।